नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और सबसे पहले रुख करते हैं उस खबर का जो दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस समय बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा हो रही होगी। माना जा रहा है कि आज की बैठक में उन सीटों के लिए रणनीति तैयार हो रही है जहां पे कमज़ोर है स्थिति। और इसी पर आइए चलते हैं अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, तो फिलहाल क्या निकल कर आया इस बैठक में, अब तक क्या हुआ है चर्चा में? देखिए, बैठक चले करीब 1.5 घंटा हो चुका है निधि, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये कहते आए हैं कि हर चुनाव जो होता है वो पिछले चुनाव से अलग होता है, इसलिए हर चुनाव के लिए बीजेपी नई रणनीति अपनाती है। हमने देखा था गुजरात विधानसभा चुनाव में किस तरह बीजेपी ने मुख्यमंत्री समेत अपने सारे मंत्रियों को बदल दिया था, 40% से भी अधिक विधायकों के टिकट काटे थे। वहीं कर्नाटक में बीजेपी पर यह आरोप लगा कि उसने लेट लतीफी की और आखिरी मौके तक कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अब कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाह रही है और इस साल के अंत में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है इस मायने में अलग है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी की चुनाव समिति की यह बैठक हो रही है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, तो ये मान करके चला जा रहा है कि शायद बीजेपी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा करे, लेकिन क्या नाम घोषित किए जाएंगे ये रणनीति की बात है। जो देखने की बात होगी कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं किया कि वो 2 महीने 2.5 महीने पहले अपने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दे। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली तो यह कि काफी लंबे समय से उसकी सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई जो विधायक हैं उनके खिलाफ लहर है सत्ता विरोधी, और ये भी एक कारण है कि बीजेपी कई सीटों पर वहां पर विधायकों के टिकट काटने के बारे में सोच रही है। और दूसरी चुनौती है कि कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी थी और उसका फायदा उसे मिला था, उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी उसी फार्मूले पर काम कर रही है। तो बीजेपी ये भी विचार करेगी कि उसकी काट क्या हो। बिल्कुल अखिलेश, नजर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की राजनीति भी गरमाई हुई है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच खुफिया तरीके से पुणे में कारोबारी किया हुई बैठक चर्चा का विषय है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्रालय और नीति आयोग के अध्यक्ष पद भी ऑफर किया गया। इसके बाद आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बैठक में शरद पवार ने साफ किया कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। दरअसल अजीत पवार से मुलाकात के सवाल पर शरद पवार बोले कि मैं परिवार का मुखिया हूं, मैं सबसे बात करता हूं, किसी को किसी से मिलने से नहीं रोकता हूं, मेरे बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है। तो आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच पुणे में हुई बैठक के बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं की खलबली है। और आज मुंबई के बीकेसी में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में अजीत शरद पवार की मुलाकात को लेकर गहमागहमी और चर्चाएं हुई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं। एयरपोर्ट से सीधे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनकी समाधि सदैव अटल पर पहुंचे। कल नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि 2024 में देश को बीजेपी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में वाजपेयी जी की उनको श्रद्धांजलि और बयानबाजी, अब इस पर कई कयास लगने शुरू हो गए हैं। तो आज यहाँ आकर के, और बीच में तो मान लीजिए कि कोरोना का दौर आ गया था, तो इसलिए आज आकर के हमको मौका मिला। उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको। हमेशा आगे भी हर प्रकार से उनसे मिलना, और बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई ये अलग बात है, तब भी हम लोग हमेशा ये उनका हो गया खैर बहुत बात 2018 में, तो हम लोग सब तो यहाँ आ ही रही। तो आज के दिन हम वही अपना नमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर। उधर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के सदैव अटल जाने पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि नीतीश कुमार का मकसद श्रद्धांजलि देना नहीं, बीजेपी में विभाजन
कराने की कोशिश है। देखिए, अटल जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था और अटल जी अजात शत्रु कहे जाते थे। आज नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम, बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली प्रदेश नेताओं की बैठक हुई है। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। दिल्ली में कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, बैठक में इस बात पर जोर दिया गया। लेकिन नजर इस बात पर है कि दिल्ली जैसे राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कैसे हो। कांग्रेस के भीतर पहले से एक राय ये भी है कि आपके साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग हो तो सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 7 सीटों पर ना हो, बल्कि 2025 विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर भी हो। ये इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की जमीन आम आदमी पार्टी ने ली है और कांग्रेस का फिलहाल एक भी विधायक नहीं है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे पहाड़ दरकने के वीडियोस डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पहाड़ियों पर बने घर एकाएक ताश के पत्तों की तरह ढहते नजर आए। 2-3 मंजिल के कई घर बस रेत की तरह से बह गए। पिछले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 61 लोगों की जान जा चुकी है और अगर जून से बात करें तो 300 लोगों की जान जा चुकी है। ये भी कहा गया है कि इसरो के लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो है उसके अनुसार हिमाचल के 12 ज़िले हैं वो भूस्खलन के प्रोन है, लैंडस्लाइड की प्रोन है। और लेकिन 2020 और 2022 में इनकी संख्या 6 गुना बढ़ गई है। साथ ही लोगों के सुरक्षित स्थानों पर आपको बता दें अब पहुंचाया जा रहा है। और कुछ देर पहले हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। इसके अंदर लोग तो नहीं पाए। देखिए, मैं अभी मुझे 8 महीने ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मनाली के और जितने भी 4 लेनिंग है, सबसे पहले मैंने एक नोटिफिकेशन करवाया कि वहां 100 मीटर के दायरे में जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसको प्लानिंग डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा, पहली बात। दूसरा, जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है कि हम जापान में 9 पॉइंट पर आता है, 7 पॉइंट पर अर्थक्वेक आते हैं, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में हमको कैसे हमने आगे बढ़ना है उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। कल ही मेरी बैठक है, अभी भी आपके पास 6:30 बजे मेरी बैठक है। तो ये सब चीजों को हम लागू करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि टीसीबी की अवहेलना हुई, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो तरह तरह के सवाल सरकार पर भी उठते हैं और क्वेश्चन उठते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए, लेकिन हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नोटिफिकेशन जो भी नेशनल हाईवे 4 लेनी है उसके 100 मीटर्स में जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, होटल बनना है, मकान बनना है, वो टीसीपी के एक्ट के तहत होगी और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करें। पिछले 50 सालों में कभी हमारे जीवन काल में नहीं देखी गई और तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान। पहली जब आपदा आई थी 7 जुलाई को, तो हमारा पहला थ्रस्ट था कि हम 75,000 जो टूरिस्ट थे उनको निकालना था और 15,000 के करीब गाड़ियां हमारी फंसी हुई थी। लेकिन 14-15 अगस्त की रात हमारे उस समय संपत्ति और संपदा को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन 14-15 अगस्त की रात को जो लैंडस्लाइड्स शिमला जो सिटी है उसके इर्द गिर्द हुए, तकरीबन काफी जिंदगी हमें छोड़कर चली गई और अभी तक 61 के करीब जो मौत है उनकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन लैंडस्लाइड बरसात के मौसम में अक्सर होते हैं। इस बार के लैंडस्लाइड ने हमारे तकरीबन जब से ये बरसात शुरू हुई है, मौत का आंकड़ा 300 के करीब पहुंच चुका है। उधर चंडीगढ़ शिमला के बीच सड़क कनेक्टिविटी को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कतें इस बारिश के मौसम में चक्की मोड़ पर आई हैं। हमारे सहयोगी हमें और जानकारी दे रहे हैं, परिमल कुमार। चंडीगढ़ और शिमला के बीच में एक जगह है चक्की मोड़। उस चक्की मोड़ में लगातार जब बारिश होती है तो लैंड स्लाइडिंग की घटना जो है वो घटती रहती है।
ये तस्वीरें आपको नहीं दिख रही होंगी, लेकिन रास्ता जो है वो सिमट सा गया है, जहाँ पे एक नया रास्ता बनाया गया है और गाड़ियों की आवाजाही जो है उससे मुमकिन हो पा रही है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कारोबार करते हैं, रोज दिन गुजरते हैं। ये बारिश होती रहती है, वो गिर जाता है। अच्छा, गिर जाता है? हाँ जी, हाँ जी। हमेशा बारिश में जब होती है? जब बारिश होगी ना तो एक दो बार जरूर गिर जाएगा वो। अच्छा, और ये रास्ता भी छोटा हो गया, 3 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना? हाँ, 3 घंटा ले लिया। और इस पिछले 10 दिनों में ये समस्या बढ़ी होगी। ये तो जब बारिश बढ़ेगी ना तो गिरता रहेगा। मैं कल छठ के परसों आया था, ताई भी गिरा था। संडे वाले दिन 2 बार गिरा था जी। मैं 7:30 बजे आ गया था, तभी वो पहाड़ गिर गया था जी। मैं करीब 11:30 के आसपास ये खुल गया। फिर मैं सोलन नू गया था काम वास्ते करने नू। एक रोड भी बह गई उधर, बैठ गया जी। बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीर है। रात है, अंधेरे का वक्त है, लेकिन हम लोगों के जरिए टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आखिर क्या स्थिति है, खासतौर पे उन सड़कों को लेकर, जिन सड़कों को लेकर एक कनेक्टिविटी की बात की जाती है। चंडीगढ़ से सीधे शिमले की बात की जाती है और वहाँ पे ये तमाम दिक्कत आ रही है। तस्वीर शायद आप तक हम नहीं पहुँचा पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक एक चीज़ आपको नजर आ रही होगी किस तरीके से इस सड़कों पे आप देखिए कि इस भूस्खलन के बाद जो पहाड़ है वो जमीन पे आ गया और उसके बाद सड़कें छोटी हो गई। 10 दिनों के भीतर 3 बार ऐसा वाकया हुआ है जब इस सड़क को बंद करना पड़ा और जो चंडीगढ़ से शिमला जाने की दूरी है उसमें करीब 3.5 से 4 घंटे ज़्यादा का वक्त लगा। तो ये तकलीफ का एक मंजर है, एक वक्त है जिससे फिलहाल ये लोग और जो जाने वाले आने वाले लोग हैं वो गुजर रहे हैं। शिमला से कैमरा पर्सन सुदेश कुमार राम के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही वहां पर हुई है। हालांकि आज बारिश बंद ही रही। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। ऋषिकेश में भी गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख सकते हैं परमात्म निकेतन घाट की हैं। पहले की तस्वीर में भगवान शिव के प्रतिमा शेर पर बैठी हुई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर में भगवान शिव का शेर रूपी जो आसन है पानी की तेज़ बहाव में टूट गया है। जलस्तर जब कम हुआ तब ये नुकसान दिखाई दे रहा है। अब ये कहा ये जा रहा है वहाँ पे कि जो निर्माण की अनियमितताएं हैं और नदी के रास्ते में जो ये निर्माण हुए हैं उसका यहाँ पर ये हम रूप देख पा रहे हैं। उधर पंजाब के गुरदासपुर में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए, हर तरफ सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। लोगों का कहना है कि व्यास नदी में पानी छोड़ा गया है जिसकी वजह से उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रशासन फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटा हुआ है। अब तक 75 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में परंपरागत कलाकारों और शिल्पकारों के लिए विश्वकर्मा योजना को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। पहले साल 6 लाख लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। 30 लाख लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा। लोन मिलेगा, वो भी सस्ते दर पर। चिंता की है, उनके बारे में सोचा है, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। देश में जिस तरह से वंचित, गरीब, गांवों में रहने वाले हमारे ऐसे वर्गों की मोदी जी ने आज तक हमेशा चिंता की है, उनके बारे में सोचा है, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है, वो है विश्वकर्मा योजना। मुख्य बिंदु है स्किलिंग का सपोर्ट, किस तरह से स्किल्स बढ़े, नए प्रकार के टूल्स, नए प्रकार के डिजाइन कैपेबिलिटीज, नए प्रकार के जो मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हो, उन सब चीजों पे ध्यान सबसे पहले। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में मौजूद नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है। अब इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने एतराज जताया है। कांग्रेस का कहना है कि ये ऊंची और छोटी राजनीति का परिचायक है और सूरज को दिया दिखाने जैसा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के लिए केवल नेहरू और परिवार ही मायने रखता है।
इससे अधिक घटिया हरकत कुछ हो नहीं सकती। एक तरफ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसने रावी नदी के किनारे 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया और फिर आजादी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में आधुनिक भारत का निर्माता बना, ये घटिया हरकत अपने को बड़ा दिखाने के लिए उनके नाम पे जो मेमोरियल था उससे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाया जाना इस सरकार का घटियापन। इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी प्रधानमंत्रियों की जानकारी इस प्रधानमंत्री संग्रहालय करके वहां रखा गया है। उसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय है। सभी प्रधानमंत्रियों की पूरी इतिहास है, संविधान कैसे लिखा गया उसका इतिहास है। जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है उस पर कांग्रेस का इस तरह का बयान, उनका वही जो एक परिवारवादी सोच है वही दिखाता है। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। कोलकाता पुलिस ने जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र स्वप्नदीप कुंडू की मौत के मामले में 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार ये सभी आरोपी छात्र स्वप्नदीप की मौत के बाद से हॉस्टल से फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक कुछ पूर्व छात्र अवैध रूप से यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रह भी रहे थे, जिनके इस मामले में शामिल होने का आरोप है। अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें 4 पूर्व छात्र और 5 मौजूदा छात्र शामिल हैं। आज से 50 दिन बाद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 शुरू होने वाला है। इस बार मेजबानी कर रहा है भारत और इस टूर्नामेंट में विनर टीम को दी जाने वाली ट्रॉफी को आज ताजमहल में प्रदर्शित किया गया। क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों ने ट्रॉफी के साथ सेल्फीज ली। बढ़ती भीड़ को देखकर वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 सितंबर तक चलेगा और इसे लेकर लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ न्यूज़ एट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।